हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर। तो अभी पढ़ेंगे कन्वेक्शन। लिखना कन्वेक्शन होता क्या, लिखो। इट इज एन इम्पोर्टेंट मोड्स ऑफ लिख दो, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मतलब लिक्विड एंड गैसेस। In this mode, actual motion of actual motion of this mode actual motion of material takes place। देखो तो इसमें होता क्या, जैसे एक पॉट है हमारे पास या कोई कंटेनर है, वाटर फिल के रखे हुए, वाटर भर के रखा हुआ, इसको यहां से हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो हीट देंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये जो लोअर बॉटम है यहाँ पे कंटेनर का, वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस कंटेनर के कांटेक्ट में जो फ्लूइड है, कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है या मिल्क हो सकता है, तो इसके जस्ट एडजेसेंट जो लेयर होगा फ्लूइड का, वो हीट वहां से कंटेनर का जो बॉटम वहां से लेगा। उसके बाद क्या होगा, इसको ट्रांसफर करना ऊपर की तरह। तो पहले जो हमारा कंडक्शन पढ़े थे ना, कंडक्शन में क्या होता है, एक्चुअल मोशन नहीं होता मटेरियल का। जैसे यहाँ पे देखा था कि हमने यहाँ पे अगर हीट कर रहे हो तो यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2, तो हीट इधर ट्रांसफर होता था, ठीक है। यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर का मेथड था ना, उसमें क्या होता था कि यहाँ का पार्टिकल अपने बगल वाले पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करता था बाय वाइब्रेशन, वाइब्रेट करता था, कोलाइड करता था दूसरे से, फिर अपने पोजीशन पे आ जाता था। फिर ये जो पार्टिकल है ये अपने बगल वाले को देता था वाइब्रेट करके, ऐसे प्रोसेस चलता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे वाइब्रेशन नहीं होता। यहाँ पे जैसे नीचे वाला जो भी वाटर है वो गर्म हो जाता है, या कोई भी फ्लूइड है, तो नीचे का जो लेयर है, जैसे ये इतना सा लेयर क्या हो जाएगा, गर्म होगा। गर्म होने के चलते यहाँ की डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम होगी तो ये ऊपर की तरफ भागेगा, और ऊपर की तरफ भागेगा तो यहाँ का जगह खाली होगा, तो ऊपर जो डेंसर मटेरियल बचा है या जो डेंसर फ्लूइड बचा है वो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। अगेन ये घूम करके नीचे आया तो यहाँ पे क्या होगा, फिर कोल्डर फ्लूइड मिला, तो कोल्डर को फिर हीट दोगे, वो हॉट हो जाएगा ऊपर वाले के रिलेटिव में, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। फिर जो ऊपर कोल्ड फ्लूइड है वो नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे बल्क मोशन होता है फ्लूइड का, या बल्क मोशन, यहाँ पे जो मटेरियल है वो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होगा। जबकि कंडक्शन में ऐसा नहीं होता था, यहाँ का मटेरियल या यहाँ का पार्टिकल यही रहता था, जस्ट वाइब्रेट करके अपनी एनर्जी या अपना हीट जो होता था वो दूसरे वाले को देता था। लेकिन इस केस में जो कन्वेक्शन है, इसमें एक्चुअल मोशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस। मोशन होता है, वॉल्यूम जो नीचे वाला है वो ऊपर की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी कम होगा, तो ऊपर वाला जो फ्लूइड है वो हेवी है, नीचे वाला फ्लूइड लाइटर हो जाता है, बायंसी के चलते ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो इसमें लिखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन। नंबर 1, फ्री कन्वेक्शन।
और नंबर 2 है फोर्स्ड कन्वेक्शन। अब फ्री कन्वेक्शन में क्या होता है, जैसे ये मैंने एग्जांपल बताया, ये जो एग्जांपल है ये फ्री कन्वेक्शन का। फ्री कन्वेक्शन में जो बल्क मोशन होता है ना फ्लूइड का, वो होता है ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। क्या हो रहा है, क्योंकि नीचे जो फ्लूइड है वो गर्म हो गया, उसकी डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी कम होने के चलते क्या हुआ, बायंसी लगा, ऊपर चला गया, और ऊपर जो फ्लूइड था वो नीचे आ गया। तो ये जो मोशन हो रहा है इसके लिए तुम कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दे रहे हो या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा रहे हो फ्लूइड के, या जो भी तुम्हारा लिक्विड है जैसे वाटर हो गया या मिल्क हो गया, उसको मोशन करवाने के लिए ऊपर से नीचे जो मोशन हो रहा है वो ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। तो फ्री कन्वेक्शन क्या होता है, फ्री कन्वेक्शन में लिखना मोशन ऑफ heated volume takes place due to density difference motion of heated volume takes place due to density difference when fluid when fluid near the bottom of container when fluid near the bottom of container is heated when fluid near the bottom of container is heated, its density decreases, is heated, its density decreases due to which it moves in upward direction, due to which it moves in upward direction. क्या हुआ, क्या, is heated, its density decreases, its density decreases, its density decreases। उसके बाद अब क्या लिखा रहे थे, भूल गए क्या लिखा रहे थे, एक बार ऑनलाइन वालों बोलना, डिक्रीजेस के बाद क्या लिखा है, due to which it moves in upward direction. हाँ, ड्यू टू विच इट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू विच इट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन with the help of buoyancy, with the help of buoyancy force, with the help of buoyancy force। Next one is forced convection, forced convection। इसमें लिखना motion of heated fluid is motion of heated fluid is provided by a pump, is provided by a pump or a fan, is provided by a pump or a fan or a blower by exerting pressure difference, by exerting pressure difference या by creating pressure difference, by creating pressure difference। देखो इसमें क्या होता है ना, जैसे घर में ब्लोअर लगा होता है किसी किसी के, या किसी के पास हीटर होता है, तो करते क्या है,
जैसे ये हीटर लगा हुआ, तो हीटर के पास का जो एयर है ना, इसके पास में जो एयर है वो क्या होगा, हीट हो जाएगा। पास में जो एयर है वो हीट हो जाएगा। और इस एयर को अगर पूरे रूम में फैलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से एक फैन ब्लो कर दो, ठीक है। तो अगर एक फैन ब्लो करोगे तो ये रोटेट होगा, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा, जिसके चलते ये ब्लो करके पूरे रूम में चला जाएगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि अभी क्या है ना, अभी छोड़ोगे तो होगा, ये वाला जो फ्री कन्वेक्शन है ना, अभी भी होगा कि यहाँ का डेंसिटी कम हो गया, ऊपर जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो नीचे की तरफ आएगा। लेकिन हमें जो मोशन चाहिए ना, ऊपर नीचे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल मोशन चाहिए, ताकि पूरे रूम में हॉट एयर फैल जाए। तो हमें क्या करना है, इधर एक फैन लगा देंगे, हीटर से एयर गर्म होगा, उस फैन से पुश करके एयर को पूरे रूम में फैला देंगे। तो इस मेथड को हम बोलते हैं फोर्स कन्वेक्शन। जो बल्क मोशन है ना फ्लूइड का, वो कैसे कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ फैन कर रहे हैं, ना कि विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी डिफरेंस हो रहा है। डेंसिटी डिफरेंस होगा तो उसके लिए वर्टिकल मोशन हो सकता है। जैसे अगर वाटर बॉयल कर रहे हो तो वहां पे जो कन्वेक्शन हो रहा है वो फ्री कन्वेक्शन है, उसके लिए हम फैन लगा करके नीचे के वाटर को ऊपर नहीं ले जाते हैं। लेकिन ब्लोअर हो गया, ब्लोअर के केस में क्या होता है, कॉइल से एयर हीट होगा, फिर उसको ब्लो करके, फैन के हेल्प से ब्लो करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है। तो ये कन्वेक्शन है, जिससे फ्लूइड में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो एक जगह से दूसरे जगह फ्लूइड का एक्चुअल मोशन होगा, फ्लूइड का एक जगह से दूसरे जगह का। जो हीटेड पार्टिकल है वो अपने साथ एनर्जी कैरी करके दूसरी जगह ले जाएगा, और अगर हीटेड पार्टिकल अपना जगह छोड़ेगा तो वहां पे आएगा कौन, जो भी कोल्डर पार्टिकल है, और वो फिर हीट करके मोशन कंटिन्यू रखेगा। तो एक तरीके का साइकिल बनता है कि जो रिलेटिवली कोल्डर होगा वो हॉटर वाले का प्लेस लेगा, और हॉटर वाला एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो ये था कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में बस इतना ही थ्योरी है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेडिएशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, रेडिएशन। अब रेडिएशन समझते हैं क्या होता है। देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा दो मोड, कन्वेक्शन या कंडक्शन, इसमें मटेरियल होना जरूरी था। जैसे रॉड के केस में देखा कि एक एंड को हीट कर रहे हो, दूसरे एंड पे हीट अपने आप पहुंच जा रहा है और वहां का टेम्परेचर इंक्रीज कर दे रहा है। या दूसरा हमने देखा, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर बॉईल कर रहे हैं, तो जब भी हमने हीट सप्लाई करा है वो बॉटम पे सप्लाई करा है, बॉटम ऑफ द कंटेनर। लेकिन अगर टॉप का भी फ्लूइड टच करोगे तो उससे भी हाथ जल जाता है, वहां का भी फ्लूइड अपने आप गर्म हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल मोशन होता है, हीटेड पार्टिकल ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं, जो उससे रिलेटिवली कोल्डर होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, फिर हीट करके फिर ऊपर आते हैं। लेकिन एक ऐसा भी मोड है जिसमें हमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे जो भी सन से हीट हमारे पास पहुंच रहा है, सन से जो एनर्जी, लाइट एनर्जी या जो हीट हमारे पास पहुंच रहा है, वो क्या हो रहा है, उसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैक्यूम से ट्रेवल करके भी हमारे पास आता है। आ रही बात समझ में? सन और अर्थ के बीच में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, अगर एटमॉस्फेयर को हटा दो तो उसके रिलेटिवली में एक बहुत बड़ा वैक्यूम वाला स्पेस बचा हुआ है, उसमें से भी हीट एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है। तो इसका मतलब एक ऐसा मोड भी है हीट ट्रांसफर का जिसके लिए हमें मीडियम की जरूरत नहीं है, एंड दैट मोड इज रेडिएशन, ठीक है ना। तो लिखना, इन दिस मोड, इन दिस मोड, in this mode heat transfer, in this mode heat transfer takes place, in this mode heat transfer takes place in form of electromagnetic radiation, in form of electromagnetic radiation, electromagnetic radiation. So heat transmitted through, so heat transmitted through this method, so heat transmitted through this method, heat transmitted through this method
is also called radiant energy, is also called radiant energy. लिखना एग्जाम्पल में लिखो, एग्जाम्पल में लिखो हीट ट्रांसफर बिटवीन सन एंड अर्थ, हीट ट्रांसफर बिटवीन सन एंड अर्थ, heat transfer between sun and earth, full stop. This mode of heat transfer does not require this mode of heat transfer does not require any medium, full stop. It is the fastest way of heat transfer. It is the fastest way of heat transfer. It travels at a speed of light. It travels at a speed of light. ठीक है, तो रेडिएशन के लिए सबसे पहला चीज हमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है कि कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, कोई भी बॉडी, यूनिवर्स का कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, मतलब एब्सोल्यूट 0 नहीं है, वो एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है ना। मतलब उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रहा है। कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर क्या है, 0 केल्विन नहीं है, तो 0 केल्विन एब्सोल्यूट 0 तो पॉसिबल है नहीं, यानी जितनी भी बॉडीज है यूनिवर्स में सबके सब क्या करते हैं, एनर्जी रेडिएट करती है, ठीक है। तो एनर्जी रेडिएट कर रही है तो कितना कर रही है वो कैसे पता चलेगा, वो पता करा स्टीफन बोल्ट्जमैन, एक लॉ है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, उसके हेल्प से हम पता करते हैं। दो साइंटिस्ट थे, एक स्टीफन और दूसरे बोल्ट्जमैन। उन्होंने क्या करा, स्टीफन ने एक फॉर्मूला दिया, बोला कि इस फॉर्मूला से आप कोई भी बॉडी कितने का एनर्जी रेडिएट कर रही है, कितने का हीट रेडिएट कर रही है, वो निकाल सकते हो। और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था बोल्ट्जमैन ने, तो इसलिए जो पूरा लॉ है इसको बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। आ रही है बात समझ में? तो नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट हेडिंग लिखना, लॉज रिलेटेड टू रेडिएशन, लॉज रिलेटेड टू रेडिएशन। पहला लिखो, लिखना नंबर 1 में लिखो, प्रीवोस्ट हीट एक्सचेंज, प्रीवोस्ट हीट एक्सचेंज, प्रीवोस्ट हीट एक्सचेंज। लिखना, according to this theory, according to this theory, every object, according to this theory, every object emits radiation, every object emits radiation at all temperatures, at all temperatures, at all temperature except, at all temperature except at absolute zero, except at absolute zero, ब्रैकेट में लिख देना 0 केल्विन, फुल स्टॉप। at same time given body at same time given body
also absorb at same time given body also absorb radiations falling on it, also absorb radiation falling on it, full stop. The process of emission, the process of emission, the process of emission and absorption, the process of emission and absorption are independent, are independent. ठीक है, अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। प्रीवोस्ट हीट एक्सचेंज में है क्या वो समझते हैं। देखो, एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है और T मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, 0 केल्विन। T क्या है, 0 केल्विन से ज्यादा। तो अगर ये 0 केल्विन से ज्यादा इसका टेम्परेचर, तो ये क्या करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या है, अगर ऐसा नहीं कि रेडिएशन इमिट कर रहा है तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि ये बॉडी है तो इस पे क्या होगा, बाहर से रेडिएशन फॉल भी कर रहा होगा। जैसे ये बोतल है, बोतल का जो अभी टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर के बराबर है, रूम टेम्परेचर के बराबर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या कर रहा है ना, रेडिएशन इमिट कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो रेडिएशन इससे फॉल हो रहा है ना उसको एब्जॉर्ब भी कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा ना और जो इमिट करेगा, ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, इन दोनों का रिलेशन नहीं होता। जैसे दो प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, एक रेडिएशन इमिट हो रहा है, दूसरा एब्जॉर्ब कर रहा है। ऑब्जर्व कहां से करेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट से इस पे आके फॉल होगा। आ रही है बात समझ में? तो ये बताया किसने, प्रीवोस्ट ने, बोला कि जो भी बॉडी है 0 डिग्री केल्विन से ज्यादा होगा, सॉरी 0 केल्विन से ज्यादा का टेम्परेचर होगा तो वो कंटिन्यूअसली रेडिएशन इमिट करेगी, साथ ही साथ उस पे जो रेडिएशन फॉल हो रहा होगा उसको एब्जॉर्ब भी करेंगे। दोनों एक साथ प्रोसेस होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट लिखना इसी में। और यहाँ पे एक और चीज भी लिख सकते हो, रेड वाले से लिख दो, रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड। ब्लैक वाले रेडिएशन एमिट कर रहा है और दूसरा वाला रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है। अब देखो, कोई भी बॉडी अगर रेडिएशन इमिट कर रहा है, रेडिएशन क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, तो अपने अंदर से क्या कर रहा है, एनर्जी लॉस कर रहा है। कोई भी बॉडी क्या है, अगर रेडिएशन को इमिट कर रहा है तो क्या होगा, अपने अंदर से एनर्जी लॉस कर रहा है। तो एनर्जी लॉस करेगा तो ये टेम्परेचर टाइम के साथ घटना चाहिए। होता है ना कि जैसे अगर रूम में कोई बॉडी रख दिया तुमने गर्म करके, तो टाइम के साथ क्या होता है, कूल होता है। ठीक है, कूल क्यों हो रहा है, क्योंकि रेडिएशन एमिट कर रहा है वो। अब होता क्या है कि कुछ देर बाद तुम क्या देखते हो कि वो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट क्यों हुआ भाई? अब देखो, होता क्या, बॉडी जब हॉटर होगा ना सराउंडिंग से, तो रेडिएशन इमिट करेगा बहुत ज्यादा, एब्जॉर्ब करेगा कम। तो जब रेट ऑफ एमिशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो टेम्परेचर बॉडी का घटता। आ रही बात समझ में? सुन लो एक बार फिर, व्हेन रेट ऑफ रेडिएशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो घटेगा, और इसी को कूलिंग प्रोसेस बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे कूलिंग बाय रेडिएशन। इसका उल्टा जो होता है वो होता है कूलिंग बाय रेडिएशन, सॉरी हीटिंग बाय रेडिएशन। जैसे एक फर्नेस है, फर्नेस में क्या करोगे, फर्नेस में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे जो इनिशियली रूम टेम्परेचर पे था, तो टाइम के साथ उसका क्या होगा, टाइम के साथ उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उसमें उल्टा हो रहा होगा, इमिटेड रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन से कम है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, अब दूसरी बात, ये सॉरी तीसरी बात मैं बोल रहा हूं,
तीसरी बात क्या है कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है? तुमने एक बॉडी के रखा एक जगह पे और 10 मिनट बाद देख रहे हो वही टेम्परेचर है, 20 मिनट बाद देख रहे हो वही टेम्परेचर है, बहुत देर बाद भी आकर के देखा टेम्परेचर वही है, तो इसका मतलब क्या है? दोनों कर रहा है, लेकिन दोनों का जो अमाउंट है वो emission and absorption are equal. हाँ दोनों नहीं, देखो होगा क्या ना कि ऐसा नहीं होता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉडी इमिट नहीं कर रहा है और ना ही एब्जॉर्ब कर रहा है, ये दोनों प्रोसेस कभी रुकते नहीं है। आ रही बात समझ में? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो भी रेडिएशन एमिट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। टेम्परेचर अगर घट रहा है या बढ़ रहा है, इन दोनों प्रोसेस में तो एमिशन एब्जॉर्प्शन होगा ही, लेकिन अगर बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो भी इमिशन एब्जॉर्प्शन होता है। बस वहां पे क्या होता है कि रेडिएटेड एनर्जी इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, जितना रेडिएट करेगा उतना ही क्या करेगा? एब्जॉर्ब भी करेगा। तो जो हीट निकल के बाहर गया था उस एनर्जी को उस एनर्जी को काउंटर को किसने कर दिया? उसको कंजर्व कर दिया जो इसने एब्जॉर्ब करा। तो दोनों मिलके टेम्परेचर को बैलेंस करके रखते हैं। तो लिखना, इफ अ बॉडी इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, if a body is at constant temperature, it means if a body is at constant temperature, it means energy emitted, it means energy emitted is equal to energy absorbed by the body from the surrounding, is equal to energy absorbed by the body from the surrounding। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं होता है रेडिएशन ना तो इमिट हो रहा है ना तो एब्जॉर्ब हो रहा है, दोनों हो रहा है, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर है। ये प्रोसेस कभी नहीं रुकता है, प्रोसेस हमेशा चलते रहता है जब तक तुम 0 केल्विन पे ना पहुंच जाओ, एमिशन हमेशा होते रहता है। नोट लिखेंगे छोटा सा, इसमें पहले समझेंगे कि अगर रेडिएशन किसी बॉडी पे फॉल होता है तो क्या क्या होता है। लिखना, when a radiation fall on a given surface, तो अगर कोई रेडिएशन किसी सरफेस पे फॉल हो रहा है तो क्या होगा? सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या होगा? कुछ रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, और कुछ ट्रांसमिट भी होगा। कभी भी किसी भी सरफेस पे कोई रिफ्लेक्शन कोई रेडिएशन फॉल करेगा तो 3 फेनोमेना के चांसेस है। क्या क्या हो सकता है? एब्जॉर्प्शन हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है और ट्रांसमिशन हो सकता है। यार रिफ्रैक्शन बोलते हैं उसको, एकदम आइडेंटिकल है लाइट की तरह, क्योंकि लाइट भी क्या है? एक तरीके का रेडिएशन ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है लाइट भी, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि जो भी रेडिएशन है किसी सरफेस पे फॉल करेगा, तो लिखो when a radiation fall on a surface, it may undergoes absorption, reflection. It may undergoes absorption, reflection and transmission. ठीक है। ट्रांसमिशन का मतलब है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, एक ग्लास है, तो इधर से रेडिएशन आया, दूसरे सरफेस से बाहर चला गया, इधर से इन करा उधर से आउट हुआ, इसको ट्रांसमिशन बोलते हैं या रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जैसे ये सरफेस है, इस पे फॉल हुआ, रिफ्लेक्ट होकर के वापस चला गया उसी मीडियम में। तो अगर कोई भी रेडिएशन फॉल होगा किसी भी सरफेस पे, तो एक साथ 3 फिनोमेना हो सकता है।
ऐसे इसको बना लो, ये सरफेस है, सरफेस पे एक रे इंसिडेंट हुआ, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, कुछ ट्रांसमिट होगा और कुछ इसी मीडियम में एब्जॉर्ब हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, ट्रांसमिटेड और थर्ड वन इज एब्जॉर्ब्ड। और ये इंसिडेंट था। इंसिडेंट मतलब फॉल हुआ। तो अगर क्यू रेडिएशन फॉल हुआ, क्यू आर रिफ्लेक्ट हुआ, क्यू ए एब्जॉर्ब हुआ और क्यू टी ट्रांसमिट हुआ, तो यहां से क्यू विल बी क्यू ए प्लस क्यू टी प्लस क्यू आर। इंसिडेंट जो होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं होता, जितना फॉल होगा वो ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। तो ये तो हो गया किसमें, ये कितना फॉल हो रहा है उसमें कितना पोर्शन एब्जॉर्ब होगा ये कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अभी हमने इमिशन देखा कि बॉडी क्या होगा, अगर 0 केल्विन से, सॉरी हाँ 0 केल्विन से ऊपर का होगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। अब किस टेम्परेचर पे कितना रेडिएट करेगा ये कैसे पता चलेगा, तो इसी को बताया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ने। ठीक है, दो साइंटिस्ट का मेहनत है इस पे, इसलिए दोनों का नाम ऐड किया गया। तो नेक्स्ट लिखेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन ने फॉर्मूला दिया था, एक्सप्रेशन दिया था, बोल्ट्जमैन ने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। तो समझेंगे था क्या लिखना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, amount of radiation emitted by, according to this law, amount of radiation emitted by a black body, emitted by a black body, per unit time, emitted by a black body per unit time, per unit surface area, amount of radiation emitted by a black body per unit time per unit area is directly proportional to fourth power of its absolute temperature. Fourth power of its absolute temperature. ठीक है, that is E is directly proportional to T raised to power 4. और जब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो यहां आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा T4 और इसी को बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ।
वेयर ई क्या है, रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया। टी जो है ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। एब्सोल्यूट कहने का मतलब है इन केल्विन। कभी भी भूल के भी इस फॉर्मूला में टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नहीं रखेंगे, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और सिग्मा जो है ये है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻⁸। यूनिट निकालना तुम्हारा काम है। बताओ यूनिट कितना होगा? बोलो। यूनिट केल्विन पर यूनिट टाइम कैसे हो सकता है? चलो बता। देखो सिग्मा का यूनिट निकालना है, सिग्मा मतलब E बाई T⁻⁴। E का यूनिट क्या है? E है क्या? रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया, मतलब जूल पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये हो गया, डिवाइडेड बाई T⁻⁴। T⁻⁴ का मतलब है केल्विन टू द पावर 4। तो जब इसका फाइनल देखोगे दिस विल कम एज वॉट K⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या होगा? वाट पर मीटर स्क्वायर K⁴। या फिर जूल के टर्म में रखोगे तो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर पर K⁻⁴। ये इसका ऐसा यूनिट है। तो यहां पे एक स्पेशल वर्ड आया ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का क्या मतलब होता है? ब्लैक बॉडी का मतलब बॉडी ब्लैक होना चाहिए। हाँ, अगर ब्लैक बॉडी बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? बॉडी क्या होना चाहिए? ब्लैक, परफेक्ट ब्लैक। जरूरी है कि ब्लैक बॉडी होने के लिए बॉडी को ब्लैक होना पड़ेगा? चलो तो नोट में लिख लो कि ब्लैक बॉडी क्या होता है। या पहले परफेक्ट ब्लैक बॉडी पढ़ते हैं, ऐसे लिखना परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी लिखना है इसमें, लिखो a body which absorbs a body which absorbs all the radiation, a body which absorbs all the radiation, body which absorbs all the radiation falling on it, absorbs all the radiation falling on it is called perfect black body, is called perfect black body। ठीक है? कोई ऐसा बॉडी जो इस पे गिरने वाला, जैसे एक सरफेस है, ठीक है ना, एक सरफेस है, इस सरफेस पे एनर्जी क्या हुआ? रेडिएट हुआ।
मतलब फॉल हुआ, एनर्जी फॉल हुआ, तो क्या होगा कि ये बॉडी क्या करेगी ना, सारा का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब रिफ्लेक्शन भी नहीं हुआ और साथ ही साथ ट्रांसमिशन भी नहीं हुआ। क्या हुआ? ओनली एब्जॉर्प्शन, सारा का सारा क्या करा, एब्जॉर्ब कर लिया। तो ऐसे बॉडी को क्या बोलेंगे? परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है। दूसरा एक मेरा सवाल है यहां से, क्या जो परफेक्ट बॉडी है वो एनर्जी इमिट करता है? परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी एनर्जी इमिट करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। दो सर। जॉब तो पूरा का पूरा करता है, जो भी उससे फॉल होगा सबका सब क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो ब्लैक बॉडी है क्या वो एनर्जी इमिट करेगा? सर नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन का फॉर्मूला कहां से आ गया? जो स्टीफन बोल्ट्जमैन का फॉर्मूला है वो क्या है? एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T। वही तो बताया ना स्टीफन बोल्ट्जमैन ने कि अगर एक ब्लैक बॉडी है तो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। कितना करेगा उसने बता दिया। हर ये बात समझ में? कंफ्यूजन यही होता है बच्चों को, कंफ्यूजन यही पे होता है कि ब्लैक बॉडी क्या करता है, सबका सब एब्जॉर्ब कर लेता है। अरे भैया सबका सब एब्जॉर्ब कर लेगा तो एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों इंडिपेंडेंट फिनोमेना है। आ रही बात समझ में? वही तो बताया प्रीवोस ने कि जो एब्जॉर्प्शन फिनोमेना है और जो इमिशन फिनोमेना है दोनों एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। अब जो हमने डेफिनेशन दिया ना ब्लैक बॉडी का, वो किसके रेस्पेक्ट में है? वो है एब्जॉर्प्शन के रेस्पेक्ट में। तो जब एब्जॉर्प्शन के रेस्पेक्ट में है तो तुम इमिशन का कैसे बता सकते हो कि इमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जरूर इमिट करेगा, क्योंकि प्रीवोस ने बोला है कि ऑल बॉडीज में क्या आती है, ब्लैक बॉडीज, ग्रे बॉडीज, नॉन ब्लैक बॉडीज, सब की सब आती है। वहां पे मैंने ऐसा कुछ लिखा है क्या कि बॉडीज फिर ब्रैकेट में अदर देन ब्लैक बॉडीज? नहीं लिखा है ना। वहां पे मैंने क्या लिखा है, ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर एक्सेप्ट 0 केल्विन रेडिएट एनर्जी। ठीक है। तो इमिशन तो होगा ही होगा, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन वाला सिनेरियो है वो 100% है, मतलब कोई रिफ्लेक्शन नहीं, कोई ट्रांसमिशन नहीं, जितना फॉल उस पे हो रहा है सबका सब एब्जॉर्ब कर लेगा। इसको बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। आ रही बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, उसको ट्रिपल स्टार लगा करके लिख देना, ट्रिपल स्टार लगा के लिख दो। ब्लैक बॉडी इमिट्स, नीचे जो सेकंड पॉइंट लिखना था परफेक्टली बॉडी, ब्लैक बॉडी इमिट्स radiation of black body emits radiation of all possible wavelengths. Black body emits radiation of all possible wavelength, that is from 0 to infinity, that is from 0 to infinity. ब्लैक बॉडी जब इमिट करेगा तो जितने पॉसिबल वेवलेंथ है ना सब के सब कर देगा। और ब्रैकेट में नेक्स्ट लिखना अगेन एक चीज, अ गुड एब्जॉर्बर ब्रैकेट में लिखना, अ गुड एब्जॉर्बर इज ऑल्सो अ गुड एमिटर। अ गुड एब्जॉर्बर इज ऑल्सो अ गुड इमिटर। जो जितना बढ़िया एब्जॉर्ब करेगा उतना बढ़िया इमिट भी करेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों इंडिपेंडेंट फिनोमेना। ठीक है। इसको एक तरीके से सोच सकते हो कि कोई बॉडी है 0 केल्विन पे, समझना, एक चीज समझा रहा है, लिखना नहीं है बस समझना। एक बॉडी है 0 केल्विन पे, ठीक है ना, ये इमिट नहीं कर सकता लेकिन एब्जॉर्ब तो कर सकता है ना। 0 केल्विन पे क्या नहीं कर सकता है, इमिट नहीं कर सकता है, लेकिन किसी ने मना करा है क्या कि एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता है। एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्ब करा, तो जब एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा ना तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर जैसे इंक्रीज हुआ 0 केल्विन से ऊपर गया, इसका मतलब इमिशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो बॉडी ने क्या करा, एब्जॉर्ब करा। तो जब इमिट करेगा ना तो कौन सा एनर्जी इमिट करेगा,
जो एब्जॉर्ब किया। अरे भैया इस जब 0 केल्विन पे था तो इसके पास कुछ नहीं था, अपना कुछ नहीं था, कहीं से रेडिएशन इससे फॉल हो गया जिसके चलते इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब है ये एनर्जी इमिट कर सकता है। तो एनर्जी इमिट कहां से करेगा? जो इसने एब्जॉर्ब करा है। आ रही बात समझ में? तो लोअर टेम्परेचर पे कोई भी बॉडी जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसी को इमिट करता है। आ रही बात समझ में? इसलिए मैंने क्या बोला कि अ गुड एब्जॉर्बर इज ऑल्सो अ गुड इमिटर। तो जितने भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी है ना, वो गुड एब्जॉर्बर भी होते हैं और साथ ही साथ गुड इमिटर भी होते हैं। आ रही बात समझ में? इसको बताया था किरचॉफ्स ने। किसने बताया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम किरचॉफ्स था, जिनका लॉ पढ़े हो, किरचॉफ्स लॉ। अगर तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा 10th क्लास में तो उसमें आता है किरचॉफ्स लॉ, ठीक है ना। और अभी 12th में जाओगे तो वहां भी पढ़ोगे। तो उन्होंने ये बात बताई कि कोई भी बॉडी जो बढ़िया इमिटर है वो बढ़िया एब्जॉर्बर भी होगा। आ रही बात समझ में? और इसी मेथड से सन को जो है ना हम एक ब्लैक बॉडी की तरह कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? सन को ब्लैक बॉडी की तरह कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा एमिट कर रहा है। आ रही बात समझ में? क्या कर रहा है? ये एमिट कर रहा है, यानी जब इसका टेम्परेचर कम होगा ना तो ये बहुत सारी एनर्जी को क्या आपने अंदर करा होगा? एब्जॉर्ब करा होगा। कोई भी बॉडी अभी इमिट कर रहा है ना, इसका मतलब पहले क्या करा होगा? एब्जॉर्ब करा होगा, एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करा होगा। इसलिए सन को हम कैसे मान सकते हैं? ब्लैक बॉडी की तरह मान सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो ब्लैक दिखेगा ना उसी को ब्लैक बॉडी बोलेंगे। आइस भी एक ब्लैक बॉडी है, परफेक्टली नहीं है लेकिन ब्लैक बॉडी है। आइस, आइस समझते हो ना? ICE और साथ ही साथ EYES, ये दोनों जो है ना ये ब्लैक बॉडी है। परफेक्टली नहीं है लेकिन ब्लैक बॉडी बोल सकते हो। कैसे? आइस का काम क्या होता है ना कि जितना भी रेडिएशन इस पे फॉल होगा सबका सब एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा? सब एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन जब इमिशन की बारी आती है ना, तो इमिशन की बारी आती है तो बस व्हाइट लाइट एमिट करता है। तो हमने जो डेफिनेशन दिया ना ब्लैक बॉडी का, वो किसके रेस्पेक्ट में दिया है? एब्जॉर्प्शन के टर्म में दिया है कि इमिशन के टर्म में दिए हो? किसके टर्म में दिए वो डेफिनेशन ब्लैक बॉडी का? इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। आ रही बात समझ में? तो अगर एब्जॉर्प्शन का केस देखोगे ना तो ये जो आइस है ये सबका सब रेडिएशन जो इससे फॉल हो रहा है इसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। लेकिन जब इमिशन की बात आती है ना तो इमिशन के केस में ये बस व्हाइट लाइट को ही एमिट करता है। मतलब 0.4 से 0.7 माइक्रोन के बीच में रेडिएशन एमिट करता है। वेवलेंथ है ये, आगे समझेंगे वेवलेंथ जो स्पेक्ट्रम है उसके बारे में। तो आइस को भी हम ब्लैक बॉडी की तरह मान सकते हैं। सिमिलरली जो आइज है हमारा आंख, आंख क्या करता है? जो भी लाइट इस पे इंसिडेंट होता है वो सबका सब क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। आंखों पे जो भी लाइट फॉल होता है उसको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सारी चीजें ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करती है। तो जरूरी नहीं है कि जो चीजें दिखने में ब्लैक होगा उसी को ब्लैक बॉडी बोलेंगे। जरूरी नहीं है कि सारे चीज ब्लैक होल ही है। ब्लैक होल जानते हो ना, जितनी भी चीजें उस पर फॉल होती है सबका सब क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बच्चों के दिमाग में जब भी बोलो ना ब्लैक बॉडी तो उनके दिमाग में दो ही चीज घूमता है, एक तो ब्लैक कपड़ा और दूसरा ब्लैक होल। नहीं, ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन सोच लो कैसा है। डेफिनेशन है एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड, यानी जो भी बॉडी पूरा का पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा, जो भी उस पर फॉल हो रहा है उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। जैसे एग्जांपल में सन हो गया, आइस हो गया, ठीक है, हमारी आंखें हो गई, या फिर वो जो तुम एक मानते हो ब्लैक होल तो है ही ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो अब देखो जो स्टेफन बोल्ट्जमैन दोनों साइंटिस्ट थे उन्होंने एमिशन जो दिया, मतलब जो एनर्जी इमिट हो रहा है ना वो ब्लैक बॉडी के लिए दिया। तो बाकी जो बॉडीज होगी वो क्या नहीं करती हैं? वो भी करती हैं। तो उनके चलते कैसे निकलेगा? बाकी जो बॉडीज है वो भी तो एनर्जी इमिट करती है ना। जैसे ये बॉटल हो गया, बॉटल भी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो इसका निकलेगा कि नहीं कि ये कितना हीट रेडिएट कर रहा है? वो कैसे निकलेगा? क्योंकि वो उन दोनों ने डेफिनेशन देके किसका चले गए? ब्लैक बॉडी का। तो हमने क्या करा? मॉडिफिकेशन। तो अगर नॉर्मल बॉडी है, नोट में ही लिख सकते हो, एनर्जी रेडिएटेड बाई अ नॉन ब्लैक बॉडी, या नॉन ब्लैक बॉडी को हम ग्रे बॉडी भी बोलते हैं। एनर्जी रेडिएटेड बाई अ नॉन ब्लैक बॉडी।
एनर्जी radiated by a non-black body. ब्लैक बॉडी का तो उसने बता दिया कि क्या होता है, इज इक्वल टू ई मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया। तो अगर नॉन ब्लैक बॉडी है तो उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, ई इज इक्वल टू स्मॉल ई सिग्मा टी रेज टू पावर 4। बस एक चीज का इंट्रोडक्शन करते हैं और दैट इज व्हाट, दैट इज स्मॉल ई। और इस स्मॉल ई को बोलते हैं इमिसिविटी, इमिसिविटी VITY, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है ना वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। एंड फॉर ब्लैक बॉडी E इज इक्वल टू 1। ब्लैक बॉडी को छोड़ के बाकी जितनी भी बॉडीज होंगी उसके लिए वैल्यू 1 से छोटा होगा। 1 कब होगा, जब बॉडी ब्लैक हो। तो जैसे ही आप 1 पुट करोगे ना, स्टेफन बोल्ट्जमैन वाला फॉर्मूला आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ब्लैक बॉडी है तो भी निकाल सकते हो, नॉन ब्लैक बॉडी है तो भी निकाल सकते हो। नॉन ब्लैक बॉडी के लिए ई का वैल्यू दिया रहेगा, मतलब इमिसिविटी तुमको बता के रखेगा 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 ऐसा कुछ, ठीक है। और अगर ब्लैक बॉडी दिया हुआ है तो कोई ई की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए ई की वैल्यू 1 होती है। अभी जो हमने निकाला है ना वो क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। तो अगर तुमको एरिया दे दिया, एरिया क्या करा, दे दिया, तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो इसी में लिखेंगे इफ सरफेस एरिया of if surface area of given body is A, then energy radiated per unit time is given as Q dot is equal to E into A। देखो ये क्या था ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया था, इसमें A से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम मिलेगा। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्योंकि एरिया दे दिया, तो इसको क्या कर सकते हो, EA सिग्मा T रेज टू पावर 4। ये मतलब ये क्या है, रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, किस रेट से एनर्जी रेडिएट हो रहा है। जैसे ये एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर T है, इसका सरफेस एरिया A है, ठीक है ना। सरफेस एरिया कहने का मतलब, सरफेस एरिया समझते हो ना, सरफेस एरिया और क्रॉस सेक्शन एरिया में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। सरफेस एरिया होता है अगर बाहर खड़ा होकर के कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मार्कर हो गया, बाहर खड़ा होकर के जो लैटरल सरफेस एरिया है और ये जो सर्कुलर एरिया है, इसको ऐड करेंगे तो सरफेस एरिया आएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है इसको काटोगे, ऐसे परपेंडिकुलरली अगर मोशन हो रहा है तो ऐसे काट रहे हो तो जो सरफेस दिखेगा ना, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सरफेस एरिया ए है ये, ठीक है। तो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कहने का मतलब एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, टाइम से डिवाइडेड है, दैट विल बी इक्वल टू ई इंटू ए, जहां ई की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा इंटू स्मॉल ई इंटू टेन रेज़ टू पावर, इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। आ रही है बात समझ में? तो एक्चुअली में स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ को ही जब आगे खींचे तो ऐसा आ गया, अगर टाइम दिया होगा तो एक्चुअल टाइम में, उस टाइम में कितना हीट ट्रांसफर होगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? चलो, तो एमिशन का हमें पता चल गया, एब्जॉर्प्शन का तो हमने बता ही दिया। एब्जॉर्प्शन में तुमको क्यू अगर फॉल हो रहा है किसी सरफेस पे तो कुछ पोर्शन ट्रांसमिट होगा, कुछ पोर्शन रेडिएट होगा, कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब होगा, उससे इमिशन का कुछ लेना देना होता नहीं है। ब्लैक बॉडी क्या होता है वो मैंने डिफाइन कर दिया,
नेक्स्ट जो लॉ आता है वो होगा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लेकिन वो पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो हेडिंग लिख लो, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। Thank you, sir. चलो, थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Thank you.